देखिए सेक्शन 16 जब हमने पढ़ा था सेक्शन 14 कि किसी एग्रीमेंट को संविदा में निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि पक्षकार की स्वतंत्र सहमति हो। जब आप मेंस लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, आप मेंस की शुरुआत करोगे कि जब किसी करार को संविदा का रूप देना है तो ये आवश्यक है कि पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, और स्वतंत्र सहमति के लिए आवश्यक है अन्य बातों के साथ साथ कि वह अनड्यू इन्फ्लुएंस से कारित ना हो, असम्यक असर से प्रभावित ना हो। और यदि असम्यक असर से प्रभावित है तो सेक्शन 16 के साथ सेक्शन 19A पढ़ना है, और 19A ये कहता है कि पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर यह संविदा शून्य करनी हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। ठीक है, सब वॉइड कराया जा सकता है। तो ये सेक्शन 19 से बोलता है। सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है। कैन यू फॉरगेट मी ट्रिक से हम ऐसे ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब तो पहले ये भी समझते हैं कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो कॉन्सेप्ट है कोर्ट ऑफ इक्विटी द्वारा डेवलप किया गया है, साम्य के न्यायालय द्वारा या उस सिद्धांत पर आधारित है, और 1899 में इसे मूल धारा के स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया गया है, और 19A भी बाद में जोड़ा गया है, और 19A ही इसकी परिणाम को बताता है। यदि ऐसा किया तो वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि एक व्यक्ति का यहां पर इन्फ्लुएंस है, यानी कि निश्चित रूप से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दो पार्टियों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट होगा, दो पार्टियों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पर एक का दूसरे व्यक्ति पर इन्फ्लुएंस है, और जो इन्फ्लुएंस है वह कैसा है, अनड्यू, यानी कि हिंदी की बात करें असम्यक असर, यानी कि एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के ऊपर असर है, और जो असर है वह सही नहीं है, असम्यक है, गलत है, इसीलिए बोल रहे हैं असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। यानी कि एक जो ट्रांजैक्शन हुआ है दो पक्षकारों के मध्य वह असम्यक असर के कारण हुआ है। और वास्तव में लिटरली जो इसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 16 में उसे समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 16 में वैसे 3 क्लॉज है। पहला ये बताता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। सेक्शन 16 का दो उस प्रिजम्पशन की स्थितियों के बारे में बताता है, उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जहां पर ये उपधारणा करके चलते हैं, जहां पर ये मान करके चलते हैं क्या कि एक व्यक्ति ने इस पोजीशन का फायदा उठाया है और दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित किया है, या ये बोले कि एक पक्षकार ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया है ना। सेक्शन 16 का 2 उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जबकि मान करके चला जाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया है। ऐसी कौन सी स्थिति है? नंबर 1, व्हेन वन हैज अथॉरिटी ओवर अदर, जब एक पार्टी की दूसरे पार्टी के ऊपर अथॉरिटी हो, मतलब एक प्राधिकारी हो एक प्राधिकार के अधीन हो। जैसे, और ये भले अपरेंट हो रियल हो, अपरेंट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मजिस्ट्रेट का एक्यूज के ऊपर होता है, पुलिस ऑफिसर का एक्यूज के ऊपर होता है, तो ये है अथॉरिटी वाला। तो यहां पर महत्वपूर्ण चीज है जो प्रिज्यूम कर रहे हैं अथॉरिटी। दूसरा, दोनों पक्षकारों के मध्य जो संबंध है वो फिड्यूशियरी है, विश्वास के हैं, यानी कि दोनों पक्षकार एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते हैं, परंतु एक ने इसी विश्वास का फायदा उठाते हुए दूसरे से लाभ प्राप्त कर लिया है। ऐसे कौन से संबंध हो सकते हैं? जैसे एडवोकेट और क्लाइंट के मध्य, टीचर और स्टूडेंट के मध्य, डॉक्टर और पेशेंट के मध्य, हस्बैंड और वाइफ के मध्य, सन और फादर के मध्य, डॉटर और मदर के मध्य, इस प्रकार के, है ना। तो ये सारे संबंध विश्वास के हैं। तो यहां पर जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है, यहां पर मान के चलेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? ऐसे पक्षकार द्वारा जिसने दूसरे की इच्छा को डोमिनेट किया। तीसरा, कौन सी स्थिति है? जब दोनों पार्टी जो डीलिंग हो रही है जिसमें से एक पार्टी की कैपेसिटी प्रभावित हुई है, मेंटल कैपेसिटी, मानसिक क्षमता किस वजह से प्रभावित हुई है? या तो कोई भी बीमारी हो, ड्यू टू, या तो बहुत वृद्ध हो गया हो, बीमार हो, या फिर डिस्ट्रेस हो, है ना। जो दो लोगों के मध्य संव्यवहार हुआ है, इसमें से एक पार्टी कैसी स्थिति में है, उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो गई है बीमारी के कारण, वृद्धावस्था के कारण, डिस्ट्रेस के कारण। ठीक है, तो ये हमारा तीसरी स्थिति है।
सेक्शन ये तीनों स्थिति ये बताती है, ऐसी तीनों परिस्थितियों में मान के चलते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग हुआ है। ओके, अब दूसरा प्रश्न यहां पर होता है, यदि अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग हुआ है तो सेक्शन 16 का 3 ये बताता है कि इस प्रकार के अनुचित सौदे में संविदा में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, साबित करने का भार किस पर होगा कि यहां पर अनुचित लाभ नहीं लिया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहां पर सेक्शन 16 का 3 ये बोलता है, नॉर्मल रूल ये होता है कि जो केस लेके आता है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है साबित करने का भार कि उसने गलत किया, परंतु यहां पर ऐसी स्थिति में बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, जो डोमिनेट पोजीशन में है। तो हु इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज करता है उस पर नॉर्मल रूल बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है जो केस लेके आता है। तो इस तरीके से ये उसका अपवाद हो गया। अच्छा, इसमें एक केस भी है, मनु सिंह वर्सेस उमा दत्त पांडे के मामले में। तो यहां पर क्या हुआ था, एक शिष्य ने अपने धार्मिक गुरु को इस वजह से सारी संपत्ति गिफ्ट में दे दी कि उसे ऊपर जाके लाभ मिलेगा, अगले जन्म में लाभ मिलेगा और यहां भी मुझे शांति प्राप्त होगी, इस प्रकार से। तो जब बाद में जब उसे लगा तो उसने इस गिफ्ट डीड को कैंसिल करने के लिए सूट दाखिल किया। तो यहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वह किसके ऊपर था, गुरु के ऊपर था कि वह उसे साबित करे कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग नहीं किया, जो संव्यवहार हुआ है वह सही तरीके से हुआ है, परंतु वो साबित नहीं कर पाया, इसलिए गिफ्ट डीड कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इसमें 2-3 इलस्ट्रेशन भी है सेक्शन 16 में, जैसे